हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हमने दर्पण के प्रकार एवं उससे संबंधित विभिन्न पदों को जाना, साथ ही गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को स्थापित करना भी सीख चुके हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम को जानते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के मुख्यतः 3 नियम हैं, जिसमें पहला नियम यानी कि रूल नंबर 1 कहता है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। आप इस चित्र में देखिए कि यह एक अवतल दर्पण है। इसमें PCF एक प्रधान अक्ष है, जिसके समांतर AB एक किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस होकर गुजरती है। इसका पहला नियम यही कहता है, जब भी प्रधान अक्ष के समांतर किरणें गुजरेंगी तो वो हमेशा मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। चलिए अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगी तो वह दर्पण पर आपतित होने के बाद फिर उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। अब रूल नंबर 3 कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यहाँ चित्र में आप समझिए कि अगर कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तब वह दर्पण पर आपतित होने के बाद पुनः प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस होकर गुजर रही है, तब वह दर्पण पर आपतित होने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। AD एक आपतित किरणें है जो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, और दर्पण पर आपतित होने के बाद जब परावर्तित होती है तब वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के ये मुख्य रूप से 3 नियम हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब सीखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अवतल दर्पण का फिगर ड्रॉ कर लेंगे और उस पर उसके प्रधान अक्ष पर सभी बिंदुओं को अंकित कर देंगे। जैसे आप पहले से जानते हैं कि यह P जो है दर्पण का ध्रुव है, F मुख्य फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। अब इस पे मुख्य रूप से 6 बिंदु होते हैं जहाँ से प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। पहला बिंदु जो वह है अनंत, दूसरा बिंदु जो है वह है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा बिंदु है वक्रता केंद्र, चौथा बिंदु है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, पांचवा बिंदु है मुख्य फोकस, और छठा बिंदु है मुख्य फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में। तो इन 6 बिंदुओं पर अगर कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। दर्पण के भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखने से ही विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। वस्तु को दर्पण के निम्न 6 स्थानों पर रखा जाता है। ये 6 स्थान है अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत का बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र, चौथा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, पांचवा है मुख्य फोकस और छठा है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये 6 स्थान है जहाँ से किसी वस्तु को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो आप इसको समझ गए कि पहला जो है वह अनंत है, दूसरा जो है अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच का है, तीसरा जो है वक्रता केंद्र यानी कि C पर है, चौथा जो है वह फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच का है, पांचवा जो है वह मुख्य फोकस पर है यानी कि ये, और छठा जो है वह ध्रुव यानी कि P एवं फोकस F के बीच का है। ये छठा इस दोनों के बीच का है। तो इतने स्थानों पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। अगले वीडियो हम सीखेंगे कि इन 6 स्थानों पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।